अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा और मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू शो। पाकिस्तान के भट्ट साहब इस वक्त जो बड़े मसाइल हैं, अभी हम बिफोर प्रोग्राम भी यही बात कर रहे थे कि उनमें सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो बिजली का है। बिजली के बिलों का मसला है और वो क्यों इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं। IPPs के साथ जो महंगे मुआहदे हुकूमत ने कर रखे हैं और फिर जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में पैसे देना पड़ते हैं इन बिजली बनाने वाले कारखानों को, जिनमें से कई कारखाने बिजली बनाते भी नहीं है लेकिन अरबों रुपए उनको हुकूमत दे रही है क्योंकि मुआहदा उनके साथ किया हुआ है। और वो जा कहां से रहे हैं? आपकी और मेरी जेब से जा रहे हैं। उसके अलावा लोड शेडिंग का अजाब, दूसरी तरफ एक दोहरा अजाब अवाम के सर पर वैसे ही मुब्तला है। तो मामला यह है कि हुकूमत ये इस बारे कुछ नहीं बताती कि किस तरह से ये मुआहदे वो खत्म करने की कोशिश करेगी या इनसे बाहर निकला कैसे जा सकता है। नीयत लगती नहीं हुकूमत की, क्योंकि कुछ दिन पहले गौहर एजाज साहब ने एक वो जो तफसीली उन्होंने, क्योंकि वो खुद वजारत में रहे हैं, उनके पास वो तमाम डेटा मौजूद था, उन्होंने वो जो लिस्ट दी कि किन किन इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स को अरबों रुपए दिए जाते हैं, तो हमें ये पता चला कि हुकूमत के अंदर ही वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये मुआहदे पहले जब वो हुकूमत में थे तब किए थे। उसके बाद वो खत्म क्यों करें? क्योंकि अभी भी अरबों रुपए उन्हीं की जेबों में जा रहे हैं। आज दो एहतजाज थे जिसमें से ये जो मसला मैंने आपके सामने रखा, जो अवाम का सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई उसकी वजह से है, तो उस पर जमात इस्लामी ने मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर रखा था। पकड़ धकड़ शुरू हुई, जमात इस्लामी के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। अब से थोड़ी देर पहले 0 पॉइंट की तरफ जो जमात इस्लामी अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान, उन्होंने ऐलान किया कि वो खुद वहां पर जाएंगे और जहां पर गिरफ्तारी होती है उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ धरनों के अंदर इसको कन्वर्ट कर दें, वहीं पर बैठ जाएं और वहां पर धरने दिए जाएं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज ऐलान कर रखा था एहतजाज का। उनका जो मसला है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। वो ये है कि आईने पाकिस्तान के अंदर जो अवाम के बुनियादी हुकूक दर्ज है वो अवाम पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रहे, वो अवाम पाकिस्तान को नहीं मिल रहे। और उसकी बाबत ये मामला है कि जब भी कहा जाता है उनकी तरफ से कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं जिसका हक आईने पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान देता है, तो क्या होता है कि इंतजामिया उसमें किसी ना किस्म का कोई रखना डाल देती है और कभी कहा जाता है कि दहशतगर्दी की थ्रेट है, कभी दफा 144 लगा दी जाती है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाई जाती है। दहशतगर्दी का खतरा हो या फिर 144 का नफाज हो तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों के लिए होता है। बार कैफ बाकी जमातें, कुछ रोज पहले हमने देखा इस्लामाबाद में ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आके पूरे तमतराक के साथ वहां पर बैठी भी रही, पहुंच भी गए, किसी ने रोका भी नहीं, कोई बात भी नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला आया है तो ये सारी सूरत हाल खड़ी हुई है। अब से थोड़ी देर पहले अता तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने तकरीबन दोनों को एड्रेस किया। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अता तारड़ साहब ने, शहजाद भट्ट साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो उन्होंने बड़ा आड़े हाथों लिया, तब उसके अंदर के जनाब ये मुल्क में बदअमनी लाना चाहते हैं और ये सब, बट एट द सेम टाइम जमात इस्लामी के साथ उनका जो रवैया है वो थोड़ा नरम ही रहा। उन्होंने कहा एक कमेटी बनाएंगे, इनसे मुज़ाकरात भी करेंगे, इनसे बातचीत भी करेंगे और जमात इस्लामी अवाम की मुश्किलात का एहसास करेगा। आप इजाजत दें, कैसर शरीफ साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, शुरू करें। कैसर शरीफ साहब तर्जुमान है जमात इस्लामी के, बहुत शुक्रिया कैसर भाई आपके वक्त का। अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि आप कोई अवाम की मुश्किलात का एहसास करें, हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप अवाम पहले ही बड़े महंगाई और बेरोजगारी में पिसे हुए हैं, आप दोहरा उनके ऊपर या एहतजाज करके, ट्रैफिक ब्लॉक करके उनको अजाब में मुब्तला कर दें। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका बाजवा साहब और जनाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब। देखिए, तारड़ साहब की बात की मुझे समझ नहीं आई कि बात करने का और क्या तरीका है। जमात इस्लामी वो तरीका इख्तियार कर रही है जो आइन ने दिया, कानून ने दिया, जो जमहूरी रवायात हैं कि आप अपने हक के लिए अपनी बात कर सकते हैं। हम पुरअमन हैं, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, कोई जलाओ गिराव नहीं किया, हमने किसी सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो उसके बाद हमारा आइन तो यही तरीका बताता है ना कि आप पुरअमन रहें और अपनी बात करें और अपना एहतजाज करें और अपने हक के लिए आवाज उठाएं। जमात इस्लामी जो है ये धरना 25 करोड़ आवाम के हक के लिए कर रही है। आपने जिस तरह अपने इंट्रो में जिक्र किया IPPs के मुआहदों की बात देख लें कि IPPs अरबों रुपए, खरबों रुपए जो है वो इस आवाम से निचोड़ चुका है, जबकि वो बिजली हम लेते भी नहीं है, फिर भी उनको पैसे जाते हैं, कैपेसिटी चार्जेस हैं। फिर देखें स्लैब सिस्टम का मामला है, बिजली पर 13 तरह के टैक्सेस लिए जा रहे हैं। आम आदमी बिजली का बिल देने के बाद जो है वो कासर है अपनी कोई भी जरूरत पूरी करने से, और अपने घर की चीजें फरोख्त करके लोग बिजली का बिल दे रहे हैं। इसी तरह जो तनख्वाहदार तबका है उस पर भारी भरकम टैक्सेस लगा दिए गए हैं। तो ये 3 बड़े मुतालबात हैं जमात इस्लामी के, जो मेरा ख्याल है हर
आम आदमी का मुतालबा है, हर घर का मसला है। उन्होंने 3 रुकनी जो कमेटी बनाई है वो कहते हैं कि आपसे हम बातचीत करते हैं, एहतजाज आप ना करें, बातचीत करते हैं और इस मामले को हल करते हैं। तो अगला प्लान क्या है अमीर जमात इस्लामी का भी, ओवरऑल जमात इस्लामी की शूरा का, कि अब बातचीत होगी, एहतजाज मौखर किया जाएगा? कैसर शरीफ साहब, माफ़ी चाहता हूँ आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पर। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि मुझे अंदाज़ा कि इस वक्त आप जिस तरह जलसों में क़यादत कर रहे हैं, रैली की क़यादत कर रहे हैं, इस वक्त हमें वक्त देना जो है वो बहुत आपकी मेहरबानी है। ये जो बाजवा साहब ने बात की, इसमें एक फ़िक्रा ज़रा मेरा ऐड कर लें कि सवाल ये है कि वो ये कहते हैं कि आपको लियाकत बाग में जलसे की परमिशन दी गई, उसके बाद आप जो पेशकदमी कर रहे हैं, तो ये पेशकदमी का क्या मसला है? क्या इस तरह महंगाई जो कोई बात आप कर रहे हैं वो ठीक है, हम एग्री हैं कि बिजली का बिल हम नहीं दे सकते, लेकिन क्या इस तरह बिजली का मसला सॉल्व हो जाएगा? क्या ये पाकिस्तान के लिए ये इस वक्त जो आप सड़कें बंद कर रहे हैं ये ठीक है? इस पर भी रहनुमाई फरमाएं। देखिए, अभी जो गुफ्तगू उन्होंने की है तारड़ साहब ने, उस पर हमारी क़यादत का, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान साहब इस्लामाबाद में 26 नंबर चुंगी पे अपने कारकुनान के साथ मौजूद हैं। वो पहुंच गए हैं, वो उसकी क़यादत कर रहे हैं। लियाकत बलोच साहब वहाँ हैं, प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम साहब और बाकी क़यादत वहाँ मौजूद है। ये प्रोग्राम जैसे ही आगे बढ़ता है ये एक रैली की शक्ल में पुरअमन तरीके से आगे आएंगे। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह मुशावरत के बाद हम तारड़ साहब की इस गुफ्तगू का भी आपको बाज़ाब्ता जवाब देंगे। जमात इस्लामी अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ इस पर देगी। अभी मैं इस पर बात नहीं कर रहा चूंकि मेरी अपनी क़यादत से गुफ्तगू नहीं हो सकी। मैं आपसे नहीं, हम तो आपसे सिर्फ सिंपल बात पूछ रहे हैं कि लियाकत बाग में जब जलसे की आपको परमिशन दी गई, आप सड़कों पर क्यों आए जमात इस्लामी साहब? वो गलत, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। हमने पहले दिन से डी चौक के लिए इजाजत के लिए उनसे कहा और बर वक्त कहा और बार बार कहा, और पुरअमन रहने के हवाले से भी जमात इस्लामी की तारीख जो है वो सारे जानते हैं। जो भी हम कमिट करते हैं वो पूरा करते हैं और हम कानून को हाथ में नहीं लेते। लेकिन उनका रवैया आप देख लें कि गुज़श्ता रोज से पूरे पंजाब में छापे जो हैं वो मारे जा रहे हैं। जिस तरह से हमारी क़यादत अमीरुल अजीम साहब के घर पे छापा मारा गया, उनका ड्राइवर गिरफ्तार हुआ। सुबह लियाकत बलोच साहब के घर पे छापा मारा गया, उनके 2 मुलाजिमीन गिरफ्तार हुए, उनका एक मेहमान था वो गिरफ्तार हुआ। अभी तक 1150 से ज्यादा लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। वो जहलम टूल प्लाजा हो, वो मुल्तान मोटरवे के टूल प्लाजा हो, वो जीटी रोड हो, हर जगह से गिरफ्तारियां जो हैं वो की जा रही हैं और बड़ा नारवा रवैया अपनाया गया, तशद्दुद किया गया कारकुनान पे। इसी तरह जब पुरअमन तरीके से डी चौक की तरफ लोग जाने लगे इस्लामाबाद में, तो उसकी फुटेज भी आप अपने चैनल की फुटेज देख लें, जिस तरह लोगों को गिरफ्तार किया गया। कैसे भाई इस पे आगे फिर प्लान क्या है? आप कमेटी की तरफ जाएंगे, मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, कॉल ऑफ करेंगे एहतजाज, या फिर नहीं करेंगे? अभी देखिए जी, ये कॉल ऑफ बिल्कुल नहीं होगा। 3 जगहों पर धरनों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें मरी रोड पर जमात इस्लामी धरना शुरू कर चुकी है। जमात इस्लामी की क़यादत वहाँ पर अमीरुल अजीम साहब उस धरने की क़यादत कर रहे हैं, डॉक्टर उसामा रजी साहब और बाकी लीडरशिप है। इसी तरह आप पारा पर धरने का 0 पॉइंट पर धरने का ऐलान कर दिया गया है, धरना शुरू हो गया है, वहाँ भी क़यादत मौजूद है। और ये 26 नंबर चुंगी जो है, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान की क़यादत करते हुए खुद अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान पुरअमन तरीके से आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। तो ये इब्तदाई तौर पर 3 धरने जो हैं वो आपके सामने कब तक जारी रहेंगे? कैसे शरीफ साहब, प्लान क्या है वैसे? मतलब जब तक आपके मुतालबात या उनमें से कोई एक मुतालबा पार्शली नहीं माने जाते? मुतालबात बाजवा साहब नहीं तस्लीम किए जाते। अवामी मुतालबात, तब तक जमात इस्लामी अपने धरने की कॉल जो है वो ऑफ नहीं करेगी। ये हमारा तय है और इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। और जितनी भी इन्होंने रुकावटें खड़ी करनी है, जितना भी तशद्दुद करना है, जितनी भी गिरफ्तारियां करनी है, जमात इस्लामी का कारकुन इसका आदी है। उसने माजी में भी बहुत सारी सख्तियां झीली हैं और अब भी झीलेगा और पुरअमन रहेगा। हम पुरअमन है, लेकिन अब अमन को कायम रखने की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है कि उसका रवैया कैसा है, वो कैसा कंडक्ट रखती है और किस तरह अमन को बरकरार रखती है। कैसर भाई, आप सियासत पर एक गहरी नजर रखते हैं, क्या आप समझ रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत के हाथ से हालात निकल चुके हैं और इन हालात में प्रोटेस्ट या मारधाड़ की सियासत की बजाय को मिलकर हुकूमत के लिए कोई लायामल तय किया जाना चाहिए, या क्या होना चाहिए? इसी तरह प्रोटेस्ट? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अगर वो समझते हैं कि हालात बड़े खराब हैं तो अवाम के जो हालात हैं वो भी सबके सामने, आप और मैं अवाम है, उनको फौरी तौर पर ये फैसला करना चाहिए और 3 मुतालबात तस्लीम करने चाहिए। जमात इस्लामी अपना जो
एहतजाज है वो खत्म कर देगी, अवाम को उनका हक दें, अवाम को रिलीफ दें, अवाम पर जो IMF के इमा पर जो जालमाना फैसले मुसल्लत किए गए हैं, जो जीना हराम कर दिया गया है, लोग ना रात को सुकून है और ना ही वो दिन के वक्त उनको कोई रोजगार मुयसर है। तो ये 3 मुतालबात मान लें, जमात इस्लामी अवाम के लिए उठी है, अवाम के हक के लिए लड़ रही है, हम अपना धरना जो है उसकी कॉल ऑफ कर देंगे। लेकिन अगर ये मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते, जमात इस्लामी का पुरअमन एहतजाज बढ़ेगा, इसका दायरा वसी होगा, पूरे मुल्क में जहां रोकेंगे वहां धरना होगा। यही अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब की हदायत है और उस पर लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। आपने फुटेज देखी होगी भट्ट साहब कि लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लोग कैदियों की वैन में जो है वो धरना दे दिया उन्होंने और नारे लगाए। हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि बड़े पैमाने पर जमात इस्लामी के कारकुनों की गिरफ्तारियां इस वक्त हो रही हैं, लेकिन पूछना आपसे यह चाहता हूं कैसर भाई कि मुल्की मफाद में क्या आप PTI महमूद अचकज़ई और दीगर अफराद ये इस तरह जैसे फजलुर रहमान साहब भी हैं, ये एक चीज लेकर निकल रहे हैं, तो क्या इकट्ठा ज्वाइंट होने का इम्कान है ऐसा आपका? तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में आप भी शामिल हो जाएंगे? भट्ट साहब ये कह रहे हैं। देखें वो हमारी उस पे उनसे मुलाकातें मौजूद हैं। हमारा कोई भी पहला असूली फैसला है कि कोई इंतहाबी इत्तेहाद तो जमात इस्लामी नहीं करेगी, ये असूली फैसला है और ना हम उस इत्तेहाद का उस तरह हिस्सा है। लेकिन हमारे जो मुश्तरकात हैं, जो हमारी चीजें आपस में मिलती हैं, जिस तरह ये महंगाई का मामला है, बिजली के बिलों का मामला है, IPPs का मामला है, टैक्सों का मामला है, बजट का मामला है, इस पर हम उनको दावत देते हैं कि वो आएं और हमें ज्वाइन करें। हम तमाम सियासी जमातों के कारकुनान को दावत देते हैं कि वो आएं और पुरअमन तरीके से अवामी हकूक के लिए जमात इस्लामी की इस जद्दोजहद को बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं कैसर भाई। वो जो आप फुटेज की बात कर रहे थे ना कि जमात इस्लामी के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने अंदर भी धरना दे दिया उस प्रिजन वैन के, ये फुटेज हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। और सियासी जमात के एतबार से ये फुटेजेस गिरफ्तारियों की और प्रिजन वैन्स की बहुत अरसे से वो नजर आ रही हैं। और एक चीज जो उसमें मामला ये है भट्ट साहब कि जमात इस्लामी को जो इस वक्त एहतजाज की इजाजत नहीं मिल रही, उसकी वजह यह है कि इसकी शय से PTI आज आप थोड़ी सी ज्यादती कर गए हैं, वैसे ज्यादती कर गए हैं आज आपने कंपैरिजन कर दिया PTI को जमात इस्लामी से। जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है, मार खाना जानती है। PTI के जो यूनिवर्सिटी के लम्स और दीगर यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं ना, वो कंपेन बहुत अच्छी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, 3 लेकिन करोड़ मार बच्चा नहीं खा सकते जैसे जमात इस्लामी 3 करोड़ बच्चा ही पढ़ रहे हैं लम्स के अंदर जिन्होंने वोट दे दिया है। मार खाना फजलुर रहमान को आता है, मार खानी जमात इस्लामी को आती है। ये माननी पड़ेगी आपको बात। मुझे तो ये बात आप कम अज कम माने ना कि जो हुकूमत इस वक्त फुस्ताई हथकंडों पे अभी है, ये अभी नहीं है, ये 2 साल से यही मामला चल रहा है। ये बात तो दुरुस्त है कि नहीं है भट्ट साहब? एग्री। बच्चा नहीं है, ठीक, शुक्र है ये आपने ये वाली बात मान ली है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। शाहीन साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बल्कि आज वही कोर्ट में प्रेजेंट हुए जो तहरीक इंसाफ को भी जलसे की इजाजत नहीं मिल रही। और आगे भी ये कहा जाता है कि पहले भी कोर्ट ने दी थी, उसके बावजूद इंतजामिया कोई ना कोई बहाना तराश लेती है उसके अंदर से। वहां पर क्या मामला बनेगा? और उसके अलावा बानी तहरीक इंसाफ ने जो खत लिखा है आर्मी चीफ को, उसकी बाबत कुछ बात करेंगे, वो अलीमा खान साहबा ने बताया। शोएब शाहीन साहब से पूछेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुल्क भर में जलसों का ऐलान कर रखा था, खासतौर पर इस्लामाबाद के हवाले से, जो कि मुहर्रम से पहले भी करना था। उस वक्त भी इजाज़त इंतजामिया ने पहले खुद दी, कोर्ट के हुक्म पर दी, लेकिन उसके बाद कहा गया कि सिक्योरिटी थ्रेट है। आज भी कुछ इसी तरह का मामला है। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। थैंक यू शोएब साहब। आप चूंकि कोर्ट में प्लीड भी कर रहे थे इसी केस को कि इजाज़त दी जाए और अदालत ने उस पर फैसला जारी भी कर दिया है। एक ओपन सीक्रेट है, वो सबको ये पता है कि नहीं करने देना है एहतजाज, कि अब आपको जलसे की इजाजत नहीं देनी। और वो अलल ऐलान उस पर पंजाब की जो वजीर इत्तलात हैं वो आज सुबह भी कह चुकी हैं, हमारे जो वफाकी वजीर इत्तलात हैं वो भी अलल ऐलान इसके बारे में बात करते हैं और बहुत से लोग ये बात करते हैं। तो आप नहीं समझते कि कोर्ट जब तक किसी को तौहीन अदालत में बाकायदा बुलाएगी नहीं, तब तक तो आपको नहीं मिलने लगी इजाजत? कोई ना कोई बहाना निकल आएगा। देखें, बुलाया तो कई दफा है, सजा नहीं देंगे, सजा भी हो चुके हैं। आपको पता है SSP ऑपरेशन और मौजूदा DC इरफान मेमन सजा याफ्ता हैं। ये तो मेहरबानी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उन्होंने जजमेंट जो है वो ऑर्डर जस्टिस बाबर सत्तार साहब का सस्पेंड कर रखा है। और मेरा ख्याल है कि अब सजा के करीब पहुंच चुके हैं। हम देखें, कानूनी लोग हैं, कानूनी रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे 2 थे, एक आज का प्रोटेस्ट था जो कि मंडे के लिए कोर्ट की ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर के साथ एक्सटेंड हो गया।
दूसरा हमारा जलसे का था। 6 तारीख को आपको पता है जलसा, और वो भी जस्टिस बाबर सत्तार के पास आके डीसी ने परमिशन ला के कोर्ट में दी थी, वरना वो कहाँ देते। और एक दिन पहले चीफ कमिश्नर की तरफ से उसको कैंसिल करा दिया गया। ये सारा मिली भगत था, बेईमानी थी, इनकी डिसऑनेस्टी थी। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद हमने उसको चैलेंज किया और कोर्ट ने उसके ऊपर हमें दोबारा अलाउ कर दिया। 2 अलग अलग चीजें हैं, क्या प्रोटेस्ट जो कि अलग से हमने चैलेंज किया, एप्लीकेशन दी, और जस्टिस समन रिफत साहिबा के पास आज केस लगा और उसका उन्होंने उनका जो रिजेक्शन थी वो सेटिसाइड कर दी और कहा कि इनका फंडामेंटल राइट है, इनको हक मिलना चाहिए। वो आज के सर्कमस्टांसेस की वजह से उन्होंने कहा आज प्रैक्टिकेबल नहीं है। आज हमें आपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की बात की, उन्होंने ऑर्डर सस्पेंड किया था। मैं चीफ जस्टिस साहब की बाबत पूछना चाह रहा था कि वहां पे भी तो एक आपकी दरखास्त है फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के हवाले से, उसका क्या बना है? उस पर कोई आप एक्सपेडाइट करने के लिए, क्योंकि वो अभी टेकअप क्यों नहीं हो रही, उस पर प्रेशर क्यों नहीं डालती पीटीआई? वो सुप्रीम कोर्ट में हमारी फंडामेंटल राइट, जी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। अब मैंने कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बात में आपको याद होगा, जी मैं उसी की गुजारिश कर रहा हूं कि आपको याद होगा कि नैब की जब अपील चल रही थी तो उसमें खुद रिक्वेस्ट की थी इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को। 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, वो नहीं लगी। आपको ये भी पता है कि जो इस हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से भी जो केस था वो भी अभी पेंडिंग है, वो भी नहीं लगा आज तक। और हमने जो जुडिशल कमीशन बनाने के लिए ये जो फॉर्म 45 के मुतालिक हमने जो पिटीशन फाइल की थी वो भी 6 महीने तकरीबन होने को हैं, वो भी केस हमारा अभी तक एक पेशी भी नहीं लगी। तो यही हमारा एतराज़ है और 1 से ज़्यादा मरतबा हम एप्लीकेशंस दे चुके हैं। बल्कि आपको अगर याद हो, आर्मी एक्ट में जो साइन नहीं किए थे प्रेसिडेंट ने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में उसमें जो तरमीम थी उसको भी मैं चैलेंज कर चुका हूँ। उसमें भी अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दी थी, मगर आज तक उसकी एक पेशी भी नहीं लगी। यही तो हमारा एतराज़ है मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब से कि जब हमारा कोई केस आता है तो वो पहली पेशी भी नहीं लगती, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून का या एस्टेब्लिशमेंट का या उनके हमारे खिलाफ का कोई मैटर आता है तो रात को भी कोर्ट्स लग जाती हैं। ये दोहरा मेयार है इंसाफ का, ये नहीं होना चाहिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है, यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस तरीके से अगर इंसाफ दोहरा मेयार करेगा तो हमारे साथ फिर फंडामेंटल राइट्स की कस्टोडियन तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी हमारे साथ। बिल्कुल दुरुस्त बात। भट्ट साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे? इंतहाई काबिल एहतराम इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा गया है। अच्छा, उस खत में पीटीआई के तंजीमी ढांचे को लिखा गया कि हम तस्लीम ही नहीं करते। मैं पूछना किबला आपसे ये चाह रहा हूँ मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि आज़ाद अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों की किस तादाद ने पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की या वो पीटीआई से तल्लक रखते थे? इलेक्शन कमीशन तो साफ सुप्रीम कोर्ट को खत में कह गया है। अब आपसे पूछना ये चाहता हूँ हुजूर, मखसूस नशिस्तों वाली बात इलेक्शन कमीशन से कुछ आपको उम्मीद है? और अगर नहीं उम्मीद है तो फिर क्या हमें सीटें नहीं मिलेंगी मखसूस नशिस्त? सर देखिए, इलेक्शन कमीशन से हमें उम्मीद नहीं है, हमें तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है और आखिरी सहारा होती ही अदालतें हैं। इलेक्शन कमीशन तो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है। आज भी मेरा केस लगा हुआ था चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास। वहां जब मैंने रिकॉर्ड बताया कि फॉर्म 47 मेरे केस में एक 9 को जारी किया, एक 10 को जारी किया, एक 12 को जारी किया और फॉर्म 48, 49 12 को जारी किए हैं, सर्टिफाइड कापियां हमें दी हैं। और नोटिफिकेशन रिटर्न कैंडिडेट का यानी फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया 11 को, यानी वोटों की गिनती बाद में होती है और मेरे जो मुखालिफ है जिसने आधे से कम वोट लिए हैं उस कठपुतली को पहले नोटिफिकेशन पहले पकड़ा दिएगा, ये लीजिए आप तो जाए ना, आप तो जीत गए हैं, लेकिन वोट हम बाद में गिनती करेंगे कि कौन जीतता है कौन हारता है, ये सारी चीजें बाद में। और इलेक्शन कमीशन उसमें पूरी तरह मुलव्वस है। लेकिन जब ट्रिब्यूनल में केसेस चले तो वो ट्रांसफर एप्लीकेशन आ गई, उसको ट्रांसफर कर दिया। इस तरह की हरकतें हैं उनकी। लेकिन उनकी कम इल्मी को आप देखें, एक तरफ वो 39 लोगों का पार्लिमानी पार्टी का वो नोटिफिकेशन कर रहे हैं कि ये पीटीआई के लोग हैं, ये जीत चुके हैं पीटीआई की सीटों पे ऊपर। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 41 के मुतालिक तो हम तो तस्लीम ही नहीं करते इनको। उनकी कम इल्मी नहीं है। तो भाई जो वो लेटर दिए थे, ये उनकी कम इल्मी नहीं है, पता उनको वो जो थे पीटीआई के वो कहाँ से आए थे, उनका लेटर कहाँ से आया था, उनका सर्टिफिकेट किसने दिया था? उसी उमर अयूब साहब या गौर ने दिया था। अगर आप गौर साहब के लेटर को उस वक्त मानते थे, आप नहीं मानते। नहीं, बड़ी आम बात है, कोर्ट इसमें वाज़ेह कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ये 39 वो है, ये 41 वो है, इनसे
सर्टिफिकेट ले लें। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सुप्रीम कोर्ट करेगी। छोटी सी बात इसी में ऐड करना चाहता हूँ शाहीन भाई आपकी इजाजत से, अगर जो आप फरमा रहे हैं वो 100% दुरुस्त है, इलेक्शन कमीशन की जो आप बात कर रहे हैं, अब जब वो खत लिख देता है और हालात ऐसे हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सर फाड़ दे इलेक्शन कमीशन का, ये कैसे आपको होता हुआ नजर आ रहा है? देखें, सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी तरह अख्तियार है, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं, इनको बिठाकर सेम डे का नोटिफिकेशन जारी करा सकते हैं, अभी कराया है ना 39 बंदों का। दूसरा, इन्होंने जानबूझ के गलत हरकत की है, हालांकि वो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर जजमेंट में लिखा हुआ है, ये वहां पैदा करने की इन्होंने कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट अगर ये नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिफाई कर देगा, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर तो बहुत ज्यादा है, एक दिन में वो करा सकते हैं। शोएब साहब, मैंने ये पूछना था कि आज आपने देखा ही होगा इमरान खान साहब ने जो जेल से पैगाम भेजा है, अलीमा खान साहिबा ने जो, वो मैं अभी उससे पहले मैं उसको कह रहा था कि वो खत नहीं, मतलब जो पैगाम है वो जुबानी खत, उसको आप यूं समझ लीजिए। वो आर्मी चीफ से उन्होंने ये कहा है कि एक तो मतलब इन पार्टी से आप मतलब इनके साथ इनकी बैकिंग नहीं होनी चाहिए, ये मुल्क को खराब कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर ये है कि जो अलीमा खान साहिबा ने बताया कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं मुखातिब करके चीफ साहब को कि ये जो दो पार्टियां ये पीटीआई के साथ लड़वाना चाहती हैं, तहरीक इंसाफ को और एस्टैब्लिशमेंट को, चलें आप फौज को कह लीजिए। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह की बातें खुद खान साहब कर देते हैं, जो बैनुल अक़वामी जरीदों के अंदर जिस तरह के इल्जामात आए हैं उनकी तरफ से आला क़यादत की तरफ, किसी और ने क्या मतलब लड़वाना है? उनकी ज़बान अपनी बड़ी मैसेजिंग बहुत सख्त होती है खान साहब की हिमसेल्फ। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो कुछ भी हुआ, हम तो फौज के खिलाफ नहीं है। उन्होंने एक पॉलिटिशियन के तौर पर नहीं, एक कौम के सरबराह के तौर पर उन्होंने एक बात की है कि फौज और अवाम का आपस में मुकाबला कराना, आपस में लड़ाई कराना, ये इन कठपुतलियों का काम हो सकता है, उसका नुकसान मुल्क को होगा। एक पॉजिटिव मैसेज अगर दिया है उन्होंने, एक पैगाम दिया है, तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी रिवायत है और इसको हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि मुल्क की भलाई और मुल्क की बका के लिए बेहतर है। वहाँ पे मोहतरम खान साहब खुद अपने दौर में एक लफ्ज़ यूज़ करते थे, आपको याद होगा, न्यूट्रल। अब वो कह रहे हैं बड़े साहब को कि सियासत में आपको न्यूट्रल हो जाना चाहिए। पूछना ये चाहता हूं कि इस दौर में और उस दौर में ये न्यूट्रल का लफ्ज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? और जो उन्होंने पॉजिटिव बयान किया है, आर्मी चीफ से दरख्वास्त की है, क्या ये कोई टेस्टर है? दोस्ती की इब्तदा हो रही है? ये क्या है जो पॉजिटिव ताज़ा हवा का खुशगवार झोंका आया उनकी तरफ से, ये क्या है सर? देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं ये इस पर तो शायद कमेंट उस तरह ना करना चाहूँ, लेकिन उस वक्त भी अगर आप देखें, ख्वाजा बाजवा साहब इमरान खान की हुकूमत गिराने में सबसे आगे आगे रहे। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट उठा लें, वो कहता है जी 2019 में कहा गया पंजाब गवर्नमेंट ले लो और बाद में फेडरल ले लेना। और इसी तरह आप बाकी स्टेटमेंट आप इन सारी मुस्लिम लीग नून वालों की उठा लें, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। और बल्कि सरदारी साहब ने कहा, जी बाजवा ने कहा है कि जी मैं मार्शल लगा दूंगा अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, या जो कुछ भी बातें होती रही। मगर उस वक्त भी कहने का मकसद ये था उनका, खान साहब का, कि जिस अंदाज से आप ये प्रोसीड कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। उन्होंने फौज के बारे में उस वक्त भी यही कहा था कि आप पॉलिटिक्स में इस तरह ना इंटरफेयर करें कि आप एक हुकूमत को गिराने में आप इस तरह आगे चले जाएं। दूसरी तरफ आज भी जो मैसेज दिया है वो एक पॉजिटिव सेंस में दिया है। ये एक पैगाम था जो लुब्बे लुबाब था। बाकी चीज़ें किस अंदाज में किसने आकर के आगे पोर्ट्रेट की हैं, मैसेज दिया है, ये एक तरीक़ाकार गुफ्तगू करने का हर एक का अपना होता है। अच्छा शोएब साहब, वो जो भट्ट साहब ने एंड पे बात की थी ये पॉजिटिव मैसेज के हवाले से कि ये गुड जेस्चर का जो इजहार है, ये कोई कुर्बतें बढ़ने की तरफ इशारा है या क्या मामला, मैं उसके अंदर एक चीज़ ऐड करता हूँ। जैसे कल उमर अयूब साहब ने कहा, कह तो वो पहले भी रहे हैं, मुतालबा पहले भी करते रहे। कल फॉर द फर्स्ट टाइम बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा कि आवाम तैयारी करे, इलेक्शंस होंगे, दिसंबर तक हो जाने हैं। और बाकी भी आपकी पार्टी, ये बयानिया है सिर्फ या इसके पीछे इज देयर सम रियलिटी टू इट, कि कोई हकीकत भी है इसके पीछे? किस बेसिस के ऊपर तहरीक इंसाफ को ये लग रहा है कि इलेक्शंस आने लगे हैं, या लहू गर्म रखने का एक बहाना है सिर्फ? देखें, पहली बात तो यह है कि इसमें तो किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। मैं आपके सामने बैठा हूँ 1,05,000 वोट लेके, हमारे सामने 3 सीटें, उन कठपुतलियों को जिस तरह मुसल्लत किया गया, जिन्होंने आधे से वोट भी नहीं ले सके, आधे से भी कम वोट लिए हुए, वो असेंबली में भेज दिए गए। दो
तरीके हैं। 6 महीने में ट्रिब्यूनल ने फैसले करने जो जुडिशल कमीशन बनाने के लिए 145 के ऊपर, दोनों फैसले महीना, 2 महीने, 3 महीने में फैसले आ जाने हैं। 2 ऑप्शन है, या तो ये सारा ये कठपुतलियों को घर भेजा जाएगा, नेचुरली हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी हमें मिल जाएगी, 180 से ज्यादा सीटें, और उसी रेशो के हिसाब से प्रोपोर्शनेट शेयर हमें खवातीन का नुमाइंदगी और मैं इफ आई मे इंटरजेक्ट कलामी की माजूद, मैं अब क्लैरिटी चाह रहा हूं सर। इसके अंदर ट्रिब्यूनल 6 महीने के अंदर फैसला कर भी दें तो उसके बाद ऊपर जाके वो स्टे हो जाते होते हैं, और फिर वो 4-4 साल स्टे चले हैं पिछली हुकूमतों के अंदर, हमने देखे भी हुए हैं। तो इसको ये मतलब हम समझे कि जिस तरह पहले चलता रहा मामला, वो आके यहाँ पे बिल्कुल अचानक एक नए तरीके से चल पड़ेगा, स्पिरिट के मुताबिक चल पड़ेगा, कैसे सर? देखें, इंडिविजुअल मैटर्स जो होते हैं ना, 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते। जब यहाँ एक मास स्केल पे आपने रिगिंग की है, करप्शन की है, बेईमानी की है, जब आपने डाकाजनी की है, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, बल्ला छीनने के बावजूद हम सारी सीटें जीत के बैठे हुए हैं, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। जब आपने 17 सीटों वाले को इक़्तिदार सौंप दिया तो फिर वो अदालतें आंख और कान बंद करके आगे नहीं चलती। आपने देखा नहीं है आजकल सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में जो कुछ सामने आता है वो सब आपके सामने। तो हम ये तवक्को रखते हैं। और एक बात और बता दूं, इमरान खान साहब की कोई आज तक, मैं ये समझता हूँ, पेशीन कोई गलत साबित नहीं हुई। आज से 2 साल पहले उन्होंने कहा था कि इनका लंदन एग्रीमेंट है, जिसको अब कैप्टन सफदर ने उसको इंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को लाएंगे, उसके सारे केसेस खत्म करेंगे, ये मुझे जेल में डालेंगे और नाअहल करेंगे, ये मेरी पार्टी को डिसमेंटल करेंगे। जब ये तीनों चीजें पूरी हो जाएंगी फिर ये इलेक्शन में जाएंगे, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन चौथी बात कही थी कि इंशाल्लाह जीतूंगा, फिर भी मैं और पीटीआई जीतेगी। आपने देखा ये बात उन्होंने अभी तक उनके जहन में भी नहीं थी कि बल्ले का निशान छीन लेंगे, उनके जहन में भी नहीं थी कि इनके पोलिंग एजेंट गिरफ्तार कर लेंगे, उनके जहन में भी नहीं थी कि इनके लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, इनके कैंडिडेट्स और मेंबर्स को बाहर नहीं आने देंगे। ये सारी चीजें आपके सामने हुई। ब्रीफली मैंने ब्रेक पे जाना है, फॉर्म निकली, उन्होंने वोट डाला। इसलिए मैं समझता हूं कि इमरान खान का विजन है ना, ये प्रेडिक्शन थी, विजन था उनका, या कोई इन्फॉर्मेशन भी थी इसके अंदर शामिल, और इसी की बेसिस पे आप अगला वाला बता रहे हैं इलेक्शन वाली, वो भी उनकी प्रेडिक्शन है या उसकी कोई बेसिस, कोई इन्फॉर्मेशन? मैं एक बात जानता हूं कि इमरान खान साहब जब बात करते हैं उसके ऊपर बहुत विजडम होता है। उसको आप पेशीन गोई कहें, उसको आप इन्फॉर्मेशन कहें, जो कुछ भी आप समझें, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है या पेशीन गोई होती है, जब वो बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सच साबित हुई। आपने देख लिया उसका रिजल्ट 8 फरवरी को, जिस तरह फॉर्म बाहर निकली और उसका जो रिजल्ट आया वो पूरी दुनिया उसको आज देख चुकी है। इस इलेक्शन को ना दुनिया ने तस्लीम किया है, ना पाकिस्तानी कौम ने तस्लीम किया है, ना इंटरनेशनल मीडिया ने, ना नेशनल मीडिया ने तस्लीम किया है। वो सब आपके सामने। शोएब भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, पूछना आपसे ये चाहता हूं कि हुकूमत कह रही है कि हम 5 साल करेंगे पूरे, आप इलेक्शन कमीशन से मुतमईन नहीं, एस्टेब्लिशमेंट आपसे बात नहीं करना चाहती, हुकूमत ने नए इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। अब क्या पीटीआई जो है वो नए इंतखाबात की उम्मीद जो है वो अदालती फैसलों और इनके नताइज से कोई जोड़ मिला के कर रही है, या क्यों कर रही है नए इंतखाबात? हाउ पॉसिबल सर? देखें, 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक, अदलिया, ज़ाहिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, हकदार को हक मिलता है। ये देखा है आपने, ये स्पेशल सीटों वाला जो मामला था, ये हमारा हक था जो 6 महीने से दबा के बैठे हुआ था। वो इलेक्शन कमीशन ने और बाकी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने रेवन्यू की तरह या खैरात समझ के उसको दूसरी पार्टियों में बांट दिया, जो किसी सूरत मुमकिन ही नहीं था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया हुआ था। ये आपके सामने हक हमें मिला, देर से मिला बेशक, लेकिन मिला हमें। दूसरी बात यह है कि हमें अदलिया से इंसाफ की तवक्को है। दूसरी बात यह है कि अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। ये मुल्क इमरान खान और हकीकी नुमाइंदों के बगैर ये चलने के काबिल नहीं है। जिस तरह महंगाई इन्होंने कर दी है, जिस तरह मुल्क को पीछे रिवर्स करके ले गए हैं, ये नहीं चल सकता इन हालात में। इसलिए ऑप्शन एक है, वो है हक हुक्मरानी अवाम को दे दो, अवाम के हकीकी नुमाइंदों को आगे आने दो ताकि मुल्क आगे चले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शोएब शाहीन ने अपना कीमती वक्त दिया। एक ब्रेक पर जाएंगे जी, ब्रेक से वापस आते हैं। तो जिस बात की तरफ शोएब शाहीन साहब इशारा कर रहे हैं, कल के रोज़ जो लाहौर हाई कोर्ट से 9 मई के 11 के करीब केसेस में जो रिमांड इमरान खान साहब का लोअर कोर्ट ट्रायल कोर्ट ने दिया हुआ था, वो लाहौर हाई कोर्ट ने उड़ा दिया पकड़ के। और उसमें एक चीज़ और नज़र आई कि उनकी जो प्रोसिक्यूशन है उन केसेस के अंदर वो किस कदर कमज़ोर है। पंजाब हुकूमत ने खुद 9 मई के केसेस को कितना कमज़ोर किया है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं।
9 मई के हवाले से गिरफ्तारी डाली थी जब इमरान खान की, जब इद्दत केस में उनकी सज़ा मुअत्तल हुई तो कोई 11-12 केसेस के अंदर पुलिस ने रिमांड भी हासिल किया। वो आपको याद होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर ही वो हाजिरी भी लग गई और वहाँ से उनका पेशी का भी सब मामला हो गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने कल ये किया कि जो 11 केसेस में उनका रिमांड था वो तो ख़त्म किया, जिसको एक बड़ा रिलीफ कहा जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो जज साहिबान ने सवालात पूछे एडवोकेट जनरल पंजाब से वो बड़े दिलचस्प थे। उसमें ये पूछा गया एक कि आप रिकवरी करवाने के लिए आपको अगर मुलजिम चाहिए तो आपको रिमांड हम दे देते हैं, लेकिन आप क्या निकाल के वहाँ से डयाला जेल से उनके घर लेके जा सकते हैं वहाँ पे ज़मान पार्क, और वहाँ पे जाके वो मोबाइल फ़ोन रिकवर करना और बाकी चीज़ें जिनसे आप ये साबित करना आपने कि ये खुद इस सब मामले को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे, इसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। शहजाद भट्ट साहब, एक और इम्पॉर्टेंट मामला ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारे पास आप ये बताएं कि आपके पास ठोस सबूत है क्या। यानी कि कल मामला वो था नहीं, लेकिन मेरिट के हवाले से भी, केस के मेरिट पर भी बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दे दी जज साहिबान ने, और ये कहा कि आप ये बता रहे हैं कि आपका एक ऑफिसर भेस बदल के जमान पर गया था 9 मई से पहले, वहां पर जाके उसने सुना कि यहाँ पे बड़ी अहम एक मीटिंग चल रही है जिसमें यह तय किया गया कि हम फलां जगह पे इदारों के ऊपर हमला कर देंगे। तो अदालत ने उनसे ये पूछा कि यार इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल गई कि हमला करने लगे हैं, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया उन्होंने। मतलब केसेस कमजोर खुद पंजाब हुकूमत ने किए हैं, और फिर 14 महीने बाद गिरफ्तारी डालना याद है उस वक्त। दुरुस्त कह रहे हैं बाजवा साहब। ऑफिसर से एक बात याद आ गई, रात को मेरे पास एक दोस्त आए थे, उन्होंने कहा था कि आज जमात इस्लामी का धरना हो रहा है, पुलिस की बड़े लेवल पर एक बड़ी मीटिंग हुई है। अच्छा। जिसमें उन्होंने कहा कि हम सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार करेंगे। तो बड़े साहब ने उनको कहा कि साथ एक गधा भी गिरफ्तार कर लो। तो जो नंबर 2 ऑफिसर था उसने कहा सर गधा गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है? उसने कहा भाई ये तमाम प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिर्फ गधे को चलाएंगे, ये तमाम गिरफ्तारियां जमात इस्लामी की ये नीचे चली जाएंगी। आप देखो पंजाब असेंबली के बाहर पीटीआई का एहतजाजी कैंप लगा हुआ है और वहां नीली परी एक शख्स को मुक्के मार देती है। वो पीटीआई का कैंप हम नहीं दिखाएंगे, हम नीली परी की कहानी सारी सुनाएंगे, उसकी शर्ट मुस्लिम लीग नून वाले की, और ये कहा जा रहा है कि वो उसके घर से निकली। वो एक इल्जाम भी लग रहा है ना, उस पर भी आपके इल्म में है ये बात सारी। ये आप गधे के साथ जोड़ रहे हैं या गधा इसके अलावा है? गधा अपनी जगह पे है यार। हम सारे कौम जो है ना, इस वक्त हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। तमाम अदारों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए बाजवा साहब। हर शख्स अपना अपना काम करेगा तो काम ठीक हो जाएगा। तो प्रोसिक्यूशन पुलिस ने करनी है। मैं वही अर्ज कर रहा था कि डीजी ISPR साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंद रोज पहले, उसके अंदर उन्होंने जब ये बात की कि सजाएं होनी चाहिए, और हम ये बिल्कुल समझते हैं कि होनी चाहिए उन लोगों को, बिल्कुल ठीक है, कि जितने भी उसके अंदर मुलव्वस हैं, क्यों नहीं हो रही, अभी तक फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं हुई। इस तरह के मामला अगर प्रोसिक्यूशन जाके बताएगी तो फिर इसका मतलब बड़ा सादा सा है। ये किसके अंडर है पुलिस? ये प्रोसिक्यूशन किसने करवानी है? यार मैं जवाब दूंगा तो मरियम नवाज साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, या उससे पहले कौन था, मोहसिन नकवी। इन्होंने आराम से अदलिया की बात कर लेते हैं। आप ये नहीं देख रहे कि हमारे दोस्त सईद चौधरी और रिजवान रजी दादा को गिरफ्तार किया जा रहा है, FIA ने नोटिस दे दिया। आप मुझसे सवाल कर लेते हैं, फिर आपने मेरी पेशी पे भी नहीं आना जब मैंने पकड़ा जाना। खुदा का खौफ करें, आप उस तरह की कोई बात करने लगे हैं। आप अदलिया के मतलब आप जज साहिबान के बारे में कोई ऐसी बात करने लगे हैं कि जो आप उनके घेरे में आ जाएं। यार ये चेन ऑफ कमांड ही सारी ठीक होने वाली है। चलें ठीक है। बहरहाल मैं तो सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा था कि ये एक मामला जो कोर्ट में पेश आया, जो रिपोर्ट हुआ है, जो वहाँ पे गुफ्तगू नहीं है, ये एक अदालती कार्रवाई थी जो मैं आपके सामने पेश कर रहा था कि ये डिवीजन बेंच जो था, तो जो 2 जज साहिबान ने पंजाब गवर्नमेंट से 9 मई के केसेस में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से और उसमें इंक्रिमिनेट करके उसमें इल्ज़ाम लगाना इमरान खान के ऊपर जो सवालात पूछे, वो पुलिस की कारकर्दगी पर, इंतजामिया की, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर उससे बड़े सवालात खड़े कर गई है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे। अल्लाह।